तो आज की हमारी ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य का। और हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 अगर हम लोग देखें इकाई 8 में, तो भारत का संविधान है, सामाजिक न्याय है, मानव अधिकार है, समाज कार्य अभ्यास है। ये चार बातें हैं। आज मैं क्लियर करूंगा भारत का संविधान, कल बताऊंगा आप लोगों को सामाजिक न्याय, और फिर मानवाधिकार, फिर समाज कार्य अभ्यास। 4 दिन में आपकी ये चारों टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगी। इसके अंतर में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, भारतीय संविधान जिसको आप बोलते हो भारत का संविधान, हालांकि आप सभी बच्चे जानते होंगे संविधान के बारे में। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत का लोकतांत्रिक देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए निर्देशन का सिद्धांत, जिसको आप DPSP के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी संस्थान की शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में लिखित दस्तावेज, जो कि लोगों को उसके मौलिक राजनैतिक और सामाजिक अधिकार दिलाता है। आपको मैं बता दूं, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? क्लियर है? तो आपको मैं शुरुआत से थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, थोड़ा फैक्ट रहेगा वहाँ पे। ये संविधान सभा की पहले मांग की गई थी, आप लोगों को मालूम होगा, और ये बात मैं कर रहा हूँ 1895 की। पहले क्या किया गया, 1895 में जो है संविधान सभा की मांग हुई, और उस समय बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। तो आप ये भी प्रश्न बनता है कि स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, संविधान सभा कैसे अपने देश में आ रहा है, आप लोगों को सिर्फ इतना जानते हैं सभी लोग कि भाई 1947 में आज़ाद हुआ था, 1950 से ये लागू हो गया था सारी चीज़ें, 26 जनवरी से। लेकिन उससे पहले की बात थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका थी स्वराज विधेयक के माध्यम से, और 1922 की बात करता हूँ तो महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। फिर आप लोगों को बता दूँ एक और, देखो वर्ष ऐसे क्रम में लिखते जाओ। फिर उसके बाद 1934 में आपने नाम सुना होगा MN राव के बारे में, सुना है? हाँ भाई, MN राव ने सुझाव दिया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। अब देखिए सुझाव की बात, यहाँ पे आप सुझाव लिखिए इनके सामने, इन्होंने सुझाव दिया। फिर उसके बाद 1942 में 1942 में आपको मालूम होगा क्रिप्स प्रस्ताव आया था, मालूम है? क्रिप्स प्रस्ताव आया था, और इसके तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था। भारतीयों की मांग के स्वीकार किया गया था। इतनी बात आपको जो मैंने 4 बताए हैं, ये फैक्ट बताए हैं, और ये UGC में समाज कार्य में प्रश्न बना सकते हैं 4 पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अब उसके बाद जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में कुछ बातें कही गई सन 1942 में, 1942 में। किसी को मालूम है कुछ बातें? अगर कोई जानता हो तो थोड़ा सा बताएं। मुस्लिम जो अलग उसकी बात चल रही थी उसको नकार दिया था। बाकी उन्होंने बोला था कि जो इंडियंस है वो अगर संतुष्ट हो अपने संविधान बनाते हैं और सब एकजुट हो और सारे लोग संतुष्ट हो तो अपना संविधान बना सकते हैं। अच्छा जी, रूपम, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव में क्या बातें कहेंगी, एक बात तो ये थी कि सेकंड विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारतीयों की संविधान का निर्माण की आज्ञा दी, मतलब संविधान बनाओ, और ये बात कहा क्रिप्स प्रस्ताव में। तो ये पहली बात। दूसरी बात, अच्छा सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी बता दूं, 1939 से लेकर 1994 तक चला था। 1944 था कि 44 था? 44 था। कब तक चला था? 1944 तक चला था, 54 तक, सॉरी 44 तक।
है ना। उसके बाद आपका बताऊं, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें देशी, रियासत और प्रांत के सदस्य होंगे। ये क्रिप्स प्रस्ताव में था। यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया, तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति को बनाए रखेगा। एक और बात, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे ओके, क्रिप्स प्रस्ताव को अगर हम बात करें आप लोगों से, तो क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया। और किसको कहा गया? जब क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार या दिवालिया के रूप में जाना गया, दिवालिया बैंक के रूप में जाना गया तब। तो अब क्रिप्स प्रस्ताव से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यही 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया है आप लोगों से, ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे लेवल पूछा भी जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर ये दिवालिया बैंक वाला जो आया है ये कब का है? ये क्रिप्स प्रस्ताव जब 1942 में आया था, उसकी बातें हैं ये सारी चीज़ें, उसमें मुख्य बातें हैं, ये बातें की गई। हाँ, इसी टाइम, सारी उसी टाइम के क्रिप्स प्रस्ताव से कोई अलग नहीं, वर्ष नहीं आएगा, सब उसी टाइम का आएगा। फिर आपको मैं बता दूं, एक और योजनाएं बनाई गई थी। जैसे अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा, कितने लोग जानते हैं बेबेल योजना? बेबेल योजना नहीं पता था। अब ये ध्यान से सुन लीजिए। फिर ये जो बेबेल योजना है, बेबेल, ठीक है, बेबेल योजना जो है ये 1945 में गठन हुआ, 1945 में गठन हुआ। और आपको बता दूं कि 1943 में लॉर्ड लिनियोगो, एक नाम है लिनियोगो, मैं लिख देता हूं, लिनियोगो, ये नाम है। लिनलित गो होगा सर शायद। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, लिलित गो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये लिलियोगोथ या लिलित गो भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मिलता है। तो इन्होंने 1942 में जो है लिलिथ गो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। और फिर 1943 में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कब हुआ? 1943 में। कीवर्ड्स को ध्यान से चलिए, फैक्ट टू फैक्ट चल रहा हूँ। और दूसरी विश्व युद्ध के बाद, समाप्त होने के बाद, भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति मिल गई। और तब तक संविधान नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। फिर उसके बाद आपको बता दूं, 1946 में आप सभी लोग को जानते भी होंगे, कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसको मंत्रिमंडल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। और इसमें 3 सदस्य थे। मालूम है 3 सदस्य कौन कौन से थे? ये एग्जाम में प्रश्न बनाता है यूजीसी में। नहीं मालूम? नौसेना मंत्री, बोल दिया करें। और उसके बाद एक आपका था इसमें भारत सचिव, और एक व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। हालांकि नाम नहीं पूछा जाएगा, मैं बता भी देता हूं। नौसेना मंत्री जो थे A.V. अलेक्जेंडर थे। आप चाहें तो कॉपी पे, मैं स्लो बोल रहा हूं, तीव्र गति से नहीं चल रहा हूं आज, ठीक है, आराम से चल रहा हूं। A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत के सचिव थे। और जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। और उसके बाद ये क्रिया जैसे समाप्त होती है, इसके बाद ये क्रिया स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य बने। और इसमें भी जब निर्वाचित किए गए, ये 389 सदस्य निर्वाचित किए गए, तो इसमें से 292 जो थे वो कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के। कहाँ के थे? बोलते रहिए, ब्रिटिश प्रांत के। हाँ। और सर उस कितने थे ब्रिटिश प्रांत के? 292, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ 292, ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। और उसके बाद 9 जी, सर जो ब्रिटिश प्रांत मतलब, अभी सुनिए तो सही आप। ब्रिटिश
ब्रिटिश का मतलब, अब हाँ अंग्रेज इन्होंने बताया, ब्रिटिश का मतलब जितने भी प्रांत उस क्षेत्र के जितने भी अधिकारी थे उनको रखा गया था, इससे सदस्य बनाया गया था इस संविधान में ब्रिटिश प्रांत के। उसके बाद आपको 93 की बात करता हूँ, 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासत के थे। सदस्य जो थे 93 वो देशी। एग्जाम में यही प्रश्न बनता है भाई कि कितने देशी रियासत थे, कितने ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, ये संविधान में पूछा जाता है आप लोगों से। और इनमें से फिर 4 सदस्य थे, कौन से, कमिश्नरी क्षेत्र के थे। कौन से क्षेत्र के थे? कमिश्नरी क्षेत्र से। तो अब आप अगर ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 389 हो जाएंगे। अच्छा, ये कमिश्नरी प्रांत में भी 4 मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 में जो थे दिल्ली से थे एक आपको पता होगा कुर्ग मतलब कर्नाटक ना, हाँ हाँ कुर्ग। और एक आपका अजमेर मेवाड़ एग्जाम में मेवाड़ आ सकता है, अजमेर भी आ सकता है एग्जाम में। और एक था आपका बलूचिस्तान। तो ये 4 सदस्य कमिश्नरी के। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब फिर कहता भाई, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अब यहीं से भारतीय संविधान की डिटेल पूरा चालू स्टार्ट होती है। यानी आपको बता दूं मैं यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यह निर्वाचन के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो वहाँ पे कांग्रेस की सीट थी, मुस्लिम लीग था, महिलाएं थी, अन्य भी थे, अनुसूचित जाति के भी थे, अनुसूचित जनजाति के भी थे। सीट नहीं पूछेगा। कांग्रेस का आया था 208, मुस्लिम लीग 73 था, आपका महिला 15 थी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो ध्यान रख सकते। कुल टोटल सीटें जो थी 296 थी, 296 सीटें थी टोटल। जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुआ था, जुलाई माह में, और 1946 में चुनाव हुआ था, है ना। ये पहले चुनाव वगैरह के सबकी हम पहले जिक्र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछ ले एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 के। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसको, बोलिए? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और याद रखिएगा, ये आपने देखा भी होगा, यूजीसी के एग्जाम में प्रश्न आया भी है। आपको बता दूं 11 दिसंबर 1946 को फिर एक वो हुआ, बैठक हुई, दूसरी बैठक। कब? 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद। और ये जब दूसरी बैठक हुई तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एग्जाम में पूछता है अस्थायी और अस्थायी, ठीक है, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष के रूप में एच.जी. मुखर्जी और टी कृष्णाचारी और एक थे संविधान सभा के, ये दोनों जो थे उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो ये थोड़ी सी, एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी, हाँ, बस इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है ना। अच्छा, आपने नाम सुना होगा श्री वी.एन. राव के बारे में, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं अभी, बस ये टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान का ही शुरुआत से। अगर हम बात करते हैं श्री वी.एन. राव होगा, ये प्रथम संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनको चुना गया। प्रथम संवैधानिक, अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा आप सभी लोग, संवैधानिक सलाहकार के रूप में उनको चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में लाए गए। अब ध्यान से सुनिए, हमारे संविधान पे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और 22 जनवरी 1947, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें 15 महिलाएं निर्वाचित भी थीं। एक प्रथम महिला का नाम याद रखिए राजकुमारी अमृत कौर, और अंतिम याद रखिए आप सभी लोग पूर्णिमा बनर्जी,
और एक मुस्लिम महिला का नाम याद रखिए, बेगम एजाज रसूल। एग्जाम में पूछ लेता है कि 15 महिला निर्वाचित जो किए थे जिस समय संविधान सभा में एक अहम भूमिका हुई थी स्वीकार करने में, तो एक मुस्लिम महिला का नाम बताइए, तो बेगम एजाज रसूल नाम था उनका। राजिया सुल्तान मत लगा दीजिएगा, राजिया सुल्तान भी आती है ऑप्शन में, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो है संविधान सभा के बारे में। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो देख लीजिए, अब यहाँ से शुरुआत हो गया आपका भारत का संविधान। भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ। यही कारण है कि एग्जाम में प्रश्न भी बन जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्रायः उनमें से पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। यह प्रस्तावना या घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और इसी कारण हम भारत के लोग, इस वाक्य से आपका ये प्रस्तावना शुरुआत होता है, यहीं से। अभी हम बात करेंगे प्रस्तावना पे भी। भारत में अगर हम बात करते हैं तो राज्यों का संघ, भारत अथवा इंडिया यानी राज्यों का एक संघ है। एक संसदीय प्रणाली की सरकार एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आज भी बहुत बच्चों को पता नहीं होता जो कि डेली पढ़ते हैं कि ग्रहण कब किया गया, ये डेट नहीं बहुत पता होता। और 26 जनवरी 1950 को ये प्रवृत्त हुआ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं हम भारतीय संविधान की कुछ विशेष। भारत में एक विस्तृत और लिखित संविधान अपनाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान सभा का नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अब जो है आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया और नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों अथवा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों के तुरंत 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी होगा, 49 नहीं हुआ, नवंबर ना, लागू किया गया तथा इसी तिथि को संविधान को लागू की तिथि माना जाता है और इसी दिन भारत का गणतंत्र घोषित किया गया है। करेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे इसमें एक बात बता दो। हाँ, कुछ पूछ रहे हो, पूछिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके एक विद्वान थे अरस्तु, इन्होंने एक परिभाषा भी लिखा, कहा कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है, वही संविधान की परिभाषा है। संविधान की परिभाषा उन सिद्धांतों का संग्रहण है, जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच संबंध का समन्वय स्थापित करती है। या तो आप ये कह लीजिए कि संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च की शक्ति वितरण और प्रयोग को सुनिश्चित करता है, वही संविधान है। बहुत विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संविधान को परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं संविधान की विशेषताओं पर, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो ये तो आपको पता हो चुका कि भाई संविधान लिखित और निर्मित होता है, भूलोगे तो नहीं, बोलिए। चलो अच्छी बात है, याद रखना आप सभी लोग, और इम्पोर्टेंट भी है आप सबके लिए। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान, देखो मैंने सिर्फ आप लोगों को कीवर्ड्स बताऊंगा और एग्जाम में इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, मैंने अलग से ले रखा है अनुसूचियाँ, अनुभाग और अनुच्छेद वगैरह मैं अलग से ले रखा हूँ।
तो भारत का सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो किसका है, तो भारत का है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्वाधिक व्यापक संविधान है और इस संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं, निर्वाचन आयोग आदि प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। कुल अगर हम बात करते हैं तो आपको भली भांति तरीके से मालूम है कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ है। कुल टोटल अनुच्छेद कितने हैं इसमें? कुल टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395। नहीं, वो तो है ही है। अभी अभी हाँ, अभी अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद कितने हैं, तो आप सभी लोगों का जवाब होना चाहिए। जैसे आपने बताया अभी 465 है, कहीं कहीं आपको देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को लेकर भाई। कहीं कहीं 400 मिल जाता है, कहीं कहीं 425 मिल जाता है, ठीक है, तो कहीं कहीं 465 मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं कभी, ठीक है, कभी नहीं पूछे गए हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मूल रूप से 395 हैं और भाग अगर हम बात करें तो कितने भाग हैं बताइए? 22 या 12 भाग कितने हैं? 22। वेरी गुड। और अनुसूची 12 है और स्रोत, हाँ, स्रोत की बात करते हैं तो लगभग 9 या 10 हैं, ऐसे कुछ है। अभी हम चर्चा करते हैं इसके बारे में भी, स्रोत के बारे में भी, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। कारण यही है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो संशोधन तो बहुत बार हो चुका है, हमने ले रखा है पीडीएफ में संशोधन 103 तक चल गया, आगे प्लस है उससे, लेकिन जो है 3 वाले पे जीएसटी वाला जो है उसी पे रुका हुआ है, ठीक है, संशोधन में। तो अभी बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। तो ये भी ध्यान रखिए कि कोई संशोधन भी इसमें, तो मैं बता रहा हूँ केवल इसकी विशेषता है। कारण यही देखिए कितना लंबा संशोधन है, आप देख सकते हैं कितना अनुच्छेद है इसमें, कितनी अनुसूचियाँ हैं इसमें, कितने भाग हैं, ये सारी चीज़ें, ये इसी वजह से ये सबसे बड़ा है विश्व का। फिर हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना आप सबको अच्छे तरीके से मालूम भी होगा। कुछ बताना चाहेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में? संविधान की प्रस्तावना बताना चाहेंगे आप लोग, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है? सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रस्तावना सबसे बड़ा है ना इंडिया का? बिल्कुल सही है। भारत में इसको गणराज्य बोला गया है सर भारत में, और इसमें समता, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय एक प्रकार के शब्दों निहित कर रखे हैं। सर्व सामाजिक न्याय के आधार पे बने हुए हैं, जो सबका कल्याण की बात करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, भारत के लोग लाइन आएगी। चलो ठीक है, अभी हम बताएंगे आप लोगों से इस पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, तो यहाँ से शुरुआत होता है आपका प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, प्रस्तावना जो है भारत का जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, कौन बताएगा? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा, भाषा और प्रस्तावना में दोनों अंतर है। एग्जाम में आप गलती मत कर बैठना, भाषा पूछा है कि प्रस्तावना केवल पूछा है, गलती मत करिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना अमेरिका। वेरी गुड। अब याद रखिएगा इसमें एक और चीज जी, संविधान को, प्रस्तावना को पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है। हाँ, अभी बताते हैं, सारी बात करते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखो कि जो प्रस्तावना है भारत की, याद रखना आप सभी लोग, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया और उस समय 3 शब्द जोड़े गए जिसको हमने पास के नाम से जानते हैं। हम सभी लोग पास के नाम से पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बताइए पास, बताएं। अरे पंथ निरपेक्ष अखंडता समाजवाद, याद हुआ? हाँ, याद रखिएगा, पास के नाम से जानते हैं और यही प्रस्तावना में वे बेसिकली पूछा जाता है। पास, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये पास है। और याद रखिएगा प्रस्तावना जो है इसके संबंध में अगर हम आप लोगों से अगर चर्चा करें तो इसमें जो 3 शब्द हैं यही पूछता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है और कौन सा जोड़ा गया है। बस आपको बता दूं इसमें एक और बात कि इसमें प्रश्न में जो है हम भारत के लोग जो हैं, जहां आप लोगों को मालूम है हम भारत के लोग, इसका कई अर्थ निकलता है।
पहले इसको समझा देता हूँ, बाकी मैं इस पर और चीज़ों पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको बता देता हूँ। भारत का जो संविधान है, ये संविधान भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है। इसका मतलब यही है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। इसका मतलब ये होता है कि हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और संविधान की समस्त शक्तियां केंद्र बिंदु हैं। संविधान की समस्त शक्तियां केंद्र बिंदु हैं और अंतिम प्रभुसत्ता भारत के लोगों में निहित है। याद रखेंगे आप लोग। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो हम भारत के लोग से जब प्रश्न बनाता तो वो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाता है। आजकल के एग्जामिनर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, उसके माइंड कैसे सेट होते हैं। प्रश्न करता है सीधा कि संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन में मिलेगा भारत के लोगों द्वारा, और वही करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन में मिलेगा। प्रश्न बनेगा कि संविधान को किसके ध्यान में रख के बनाया गया है। आपका जवाब बताइए क्या होगा। भारत के लोगों की तरह। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के समस्त शक्ति केंद्र बिंदु कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। भारत के लोग या भारत की जनता। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका एक प्रश्न बनाने का तरीका इस तरीके से बनते हैं अगर कोई प्रश्न बनता है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा, आप लोग भी डीप में ना जाए, लेकिन 3 शब्द याद रखेगा आप सभी लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और हम लोग अच्छा एक बात बता दूं, और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। प्रस्तावना विश्व की 3 क्रांतियों के दर्शन पर आधारित है। जानते हैं आप लोग, यस या नो? नो सर। चलो मैं बताता हूँ। प्रस्तावना विश्व के 3 क्रांतियों के दर्शन पर आधारित है। एक अमेरिका की क्रांति जो 1976 में हुई थी। नोट करते रहिएगा, मैं जो बोलूँ उसको नोट भी करते रहिएगा। 1976 हाँ, अमेरिका की जो क्रांति थी 1976 में हुई थी, और उस समय राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वहाँ पे, और इसीलिए वहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया कि प्रस्तावना विश्व की 3 क्रांतियों के दर्शन पर आधारित थी। वहाँ पे जिक्र हुआ था राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कि हमें देना है इसको स्वतंत्रता। और उसके बाद एक फ्रांस की क्रांति आई, दूसरी जो थी फ्रांस की क्रांति थी, और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। और सर, वो ये अमेरिका वाले 1976 नहीं होगा ना सर? का 1876 होगा। 1976 तो 76 तो बोलते हैं। हैं 1900 नहीं होगा ना? 1976 तो फिर वो संविधान की उसके बाद की बात हो गई ना। अच्छा 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 सर 1876 1876। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। एक्टिव रहिए भाई रूपम, सभी लोग भाई इसी की तरह, ठीक है। हाँ हाँ, अमेरिका की क्रांति। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखिएगा ये आप सभी लोग। और जो है नहीं 1800 नहीं 1700 होगा, 1776। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए एक्चुअली क्या है ना, 1900 ज़्यादा चलता है ये सोशल वर्क में, है ना। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल वर्क में 1900 ही आता है। अच्छा, रूसी क्रांति 1917। रूसी क्रांति बताइए। 1917 ये सही है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है। ये 1917। सेकंड वाला बता दीजिए, 1789 में वो क्या हुआ था? अच्छा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व के बारे में बात हुई, और रूसी क्रांति में आर्थिक समानता का आदर्श की बात की गई। तो ये 3 जी। रूसी क्रांति में नहीं सर, दूसरा फ्रांस की क्रांति है सर, फ्रांस की क्रांति है। ये फ्रांस की है, ये अमेरिका की है, और ये रूस की है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, समझ में आपको आया। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रोक के यहाँ पर बता दिया आप सभी को। कनाडा का क्या रोल है सर संविधान में? अभी आपको बताऊंगा, उसके स्रोत आएगा, अभी स्रोत में आएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखो प्रस्तावना के संबंध में थे इतने सारे शब्द, आप लोग नोट करते रहिए। अब देखिए जैसे अभी इन्होंने कुछ कहा, एक शब्द जैसे कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से नाम दिया है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहो तो आपको अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है। प्रस्तावना का संविधान, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही बन जाता है कि वो संविधान सभा की आज की तारीख बताइए। तो याद रखिएगा तारीख 26 नवंबर 1949 होगा, और शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा ऑप्शन में मिति।
मिति मार्ग शीर्ष शुल्क, मिति मार्ग, ये शब्द तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। मिति मार्ग शुल्क शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसको जो है क्या किया गया था, तारीख में लागू किया, एक प्रकार से करके, हाँ, एक प्रकार अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मर्पित किया गया था, ये शब्द बोल सकते हो। आपको बता दूं, जी सर, हाँ, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल, हाँ, शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ये शब्द याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारतीयवाद वर्सेस केरल राज्यवाद आया था, आपको भली भांति तरीके से पता होगा। इसने 1973 में संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए विधायिका मतलब संसद, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अप्लाइड प्रश्न बनाता है ये, इसलिए उसको बोला सर? ये केशवानंद भारतीयवाद वर्सेस एक केस आया था केरल राज्यवाद का, और ये 1973 का था, उसमें बोला गया था, ये उसमें बोला गया था। अच्छा, आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो एक और बात ध्यान से सुनिए, लिखते रहिएगा सभी लोग। प्रस्तावना एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, केशवानंद भारद्वाज का। जी, केशवानंद भारतीयवाद वर्सेस मतलब बनाम केरल राज्यवाद, ये केस आया था 1973 में, और इसने कहा, इस केस में कहा गया ये बात कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो भाई उसकी जो विधायिका है, विधायिका मतलब जो संसद है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। और याद रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। प्रस्तावना को संविधान का क्या माना जाता है बताइए जरा, मूल ढांचा माना जाता है। और याद रखिएगा कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, और ये कुंजी कहा था भार्गव ने। क्या नाम था उसका? भार्गव। आपको एक बात और बता देता हूँ, आपने नाम सुना होगा ठाकुरदास भार्गव, वही जो अभी हमने बताया भार्गव के बारे में। इन्होंने कहा है संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, आत्मा है, प्रवेश द्वार है। 3 शब्द आते हैं भार्गव के। आत्मा, आप भार्गव नाम लिखो, डैश मारो, आत्मा लिखो, कुंजी लिखो, और क्या लिखोगे? प्रवेश द्वार। हाँ, प्रवेश द्वार, वेरी गुड, ऐसे लिखो कॉपी पर अपने। आपने नाम सुना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला? कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये भी बात किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बात। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको एक बात और बताता हूं, आपको भली भांति तरीके से पता होगा, N.A. पालकीवाला, इसने संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला कि प्रस्तावना को परिचय पत्र बोला। क्या बोला? परिचय पत्र बोला। सारी बात बता दे रहा हूं आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में। आगे सुनिए, आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम। नहीं सुना तो केवल अय्यर नाम लिख लीजिए। स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला कि प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? दीर्घकालिक। क्या है इस प्रस्तावना? दीर्घकालिक। मैं देखो स्क्रीन पर लिख भी रहा हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे। दीर्घकालिक सपनों का विचार है ये। आपने नाम सुना होगा के.एम. मुंशी के बारे में। के.एम. मुंशी। अगर हम के.एम. मुंशी के बारे में बात करें तो प्रस्तावना की संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, प्रेम्बल जो है, उसने क्या बोला? उसने कहा कि भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है ये। भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है, ऐसी बात के.एम. मुंशी ने बोला। आपको एक बात और बताता हूं अर्नेस्ट बार्कर के बारे में।
अर्नेस्ट बारकर के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला, अर्नेस्ट, इन्होंने भारत की जो संविधान है उसने कहा प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसने बोला कि वृद्धावस्था का प्रलेख है। प्रलेख का मतलब डायरी कर लीजिए, प्रलेख भी ऑप्शन में आ सकता है, डायरी भी आ सकती है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था का प्रलेख और डायरी किस विद्वान ने बोला है, किस व्यक्ति ने बोला है, तो अर्नेस्ट बारकर ने बोला है। किसने बोला है, बारकर ने बोला है। डी सुब्बा राव के बारे में सुना होगा, डी सुब्बा राव, सारे के बारे में बता दे रहा हूं भाई, कोई छोड़ूंगा नहीं, सबके बारे में बताऊंगा। सुब्बा राव ने क्या बोला, संविधान की प्रस्तावना को बोला कि लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षिप्त वर्णन है, लक्ष्य और उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेसिकली प्रस्तावना में तो नहीं आते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 में आते हैं, आर्टिकल 32 में आते हैं। और जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध वाला, उस आर्टिकल को इन्होंने सीधा सीधा बोला कि यह आत्मा है, संविधान की यह आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बारे में बात करें, स्वतंत्रता का उल्लेख जहाँ पे किया गया है वहाँ पर आर्टिकल 19 में इन्होंने कहा कि यह आत्मा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बेरुवाली यूनियनवाद था, मैं दो ही बात बताऊंगा, इसके बाद प्रस्तावना समाप्त। दो बात को बहुत ध्यान सुनिए। बेरुवाली यूनियनवाद था एक, जो 1960 में आया। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। 1960 में ये बात कही गई, 1960 में कही गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अब बात को समझिए, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाली यूनियनवाद का जो प्रस्तावना था, सब प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। जब अंग नहीं माना तो विधायिका प्रस्तावना को संशोधन नहीं कर सकती, राइट, करेक्ट, बताइए। हाँ भाई बोलिए, हाँ सर। जब नहीं मानेगी तो जाहिर सी बात है उसको संशोधन नहीं कर सकती। ये 1960 का है। लेकिन फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का दूसरा केस, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस देखिए, केशवानंद भारतीवाद का, केरल राज्य वाला, जो 1973 का है। उसमें क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, और उसने कहा कि संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना का मूल ढांचा माना। और जब मूल ढांचा माना तो यही तो कारण है कि इसने बोला कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, और ये अंग है तो विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती। तो दोनों केसों के बारे में याद रखिएगा, एक में संशोधन नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरे में बोल दिया था। पहला वाला जो है नहीं, दूसरा वाला ढांचा वाला रिपीट कर दीजिए। केशवानंद, कब आया था ये? केशवानंद भारतीवाद 1973 का भाई, 1973 का है केस तो, केरल राज्यवाद वाला। हाँ, उसी में इसने बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने कि मूल ढांचा का सिद्धांत है। और जब प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत मान लिया तो उसी को बोला था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बस सिंपल सी बात है। यहीं आपकी प्रस्तावना भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। देखो कितनी हम लोगों ने तीव्र गति से पढ़ा है कि प्रस्तावना भी समाप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश है, और आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे। यस, हाँ बोलिए। अब यही तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस भारतीय संविधान निर्मित करने के पहले भारतीय संविधान के विभिन्न देशों के संविधान का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया। और जब विभिन्न अलग अलग देशों के जो संविधान है उनका जब अध्ययन किया गया तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वो क्या किया, भारत ने उसको अर्जित कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे में कुछ देश हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल कीवर्ड्स बताऊंगा जो एग्जाम में कई बार आते हैं पूछ के। जैसे ब्रिटेन, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो आप देख लीजिए, संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि निर्माण है, और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, विधायी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, विधि के शासन है, संसदीय विशेषाधिकार है, लोक सेवकों का पदावधि है, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया दी गई है ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन से लिया गया था, भारत में आया था। लेकिन ब्रिटेन का सिंपल सी बात है, आप केवल ब्रिटेन का याद रखिए, संसदीय प्रणाली वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ब्रिटेन में इसको ट्रिक भी मैंने बताया था। ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब बेटा, बेटा का स्पेलिंग अगर इंग्लिश में हम करेंगे तो सन होगा, और सन से याद रख लीजिएगा संसदीय प्रणाली होता है। ये कीवर्ड्स बताया था, ये याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बनाया गया भी है और आज तक यही प्रश्न में आए भी हैं। आप लोग कितने भी प्रश्न करोगे यही मिलेंगे आप लोगों को। कनाडा की बात कर लेते हैं। हाँ भाई म्यूट हो जाइए। हेलो, आप सब के यहाँ से आवाज़ आ रही कि मेरे यहाँ से? पता नहीं सर किसके आते हैं। आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? भाई हाँ एक मिनट होल्ड रखिए। बात करेंगे कनाडा के बारे में। अगर आपको कोई डिस्टर्ब होगा तो आप मुझे बताना। कनाडा में बेसिकली देखेंगे संघात्मक व्यवस्था भी है, अपशिष्ट शक्ति है, सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ये सारी चीज़ कनाडा से ली गई है। लेकिन कनाडा में आप ध्यान रखिए केवल संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था को बोला जाता है संघीय प्रणाली भी। क्या बोला जाता है इसको बताइए एक बार? संघीय प्रणाली भी। हाँ, अब आपको बता दूं, इसको याद कीजिए। कनाडा में एक शब्द आ रहा है नगाड़ा। कनाडा में एक नगाड़ा शब्द आ रहा है। नगाड़ा बजाते हैं और बजाते जैसे में यहाँ पे संधि हो जाती है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए कहीं मित्रता किसी से अगर हो जाए तो क्या करेंगे? नगाड़ा बजाएंगे। तो ऐसे एक ट्रिक है ये कि संघी मतलब यहाँ पे आप संघी को संधि से रिलेट कर लीजिए, मित्रता से रिलेट कर लीजिए, और वैसे भारत का बन जाएगा आपका कि संघवाद कनाडा से लिया गया है। बस संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है, बन जाएगा आपका ट्रिक। तो ट्रिक में यही जो आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आयरलैंड की बात पूर्व सोवियत संघ की बात कर लेते हैं। पूर्व सोवियत संघ की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा। अरे अमेरिका का नाम आएगा। क्या किसका नाम आएगा? अमेरिका का नाम आएगा। अब अमेरिका की अगर हम बात करें जी, सोवियत संघ तो उसका है ना, रूस का बोल। हाँ अरे सॉरी अरे एक मिनट, रूस। हाँ ठीक, रूस आएगा। यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ जो होगा वो रूस। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बताएं, चलो देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दो चीज़ देखा हमने। एक प्रस्तावना देख लिया था और एक इतना बड़ा शब्द देख लिया था, है ना। तो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, तो याद रखिएगा, आप एक्टिव रहिए सिर्फ। तो यहाँ पे रूस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये प्रस्तावना में सामाजिक जो शब्द है इसके बारे में आप मत याद रखिएगा, यहाँ से नहीं प्रश्न भी तक आए हैं। लेकिन हाँ, पूर्व सोवियत संघ की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, याद रखिएगा। अब इसके ट्रिक बताता हूं। अगर मैं रूस, आप जानते हैं रूस क्या होता है? रूठ जाता है। और रूठ मतलब मान लीजिए रूठ, कोई बच्चा अगर जब रूठ जाता है तो आप ये सोच लीजिए कि उसको भाई ऐसा बोला जाता है ना, तुम्हें मैं टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, है ना। मतलब उसके कहने मतलब ये हुआ कि उसके कर्तव्यों की बात किया जा रहा है, मतलब अपने कर्तव्य, उसके कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है कि बच्चा रूठ गया, भाई तुम्हारा कर्तव्य है कि बच्चे को मनाओ। एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पर सभी देशों ने, मान लीजिए ऐसे भी कह सकते हो कि सभी देशों से कुछ ना कुछ तो लिया गया, और रूस से बाद में लिया गया। तो रूस क्या गया? रूठ। अब रूठ गया तो उसने कहा भैया चलो कुछ नहीं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे भी कुछ ले लूँ। भारत वालों ने कहा तो इससे उनसे मौलिक कर्तव्य ले लिया। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके की ट्रिक आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये मौलिक कर्तव्य भी याद हो जाएगा कि ये रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं आयरलैंड के। आयरलैंड की अगर बात करें तो राज्य के नीति निषेध तत्व, DPSP, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरलैंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड का। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत लिए गए। और आपको बता दूं, आयरलैंड एक आयरमैन होता है भाई, ऐसे भी कह सकते हो कि आयरमैन होता है। और आयरमैन जब सब लोगों को बता भाई, तो आयरमैन क्या करेगा? आयरमैन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए। अब मान लीजिए कि राज्य का संविधान बन गया, हर जगह का संविधान बन गया भारत का अपने, तो ये सोचा गया कि राज्य के कौन नीति निर्देशक तत्व बनाएगा, कौन सा कर्तव्य वगैरह के बारे में चर्चा करेगा, है ना, सबके अधिकारों के बारे में बताएगा। तो उसके लिए लोगों ने सोचना शुरू किया। तो उन्होंने सबके दिमाग में आया कि भाई आयरमैन को बुलाया जाए। तो आयरमैन को बुलाया गया, तो आयरमैन ने बनाया था। तो आयरमैन से आप याद रख सकते हो कि राज्य के नीति निषेध तत्व लिया था, क्योंकि ये बहुत ही फेमस रहा है। DPSP रहा है, क्या है इस समय, है ना। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति भी है, राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये भी चर्चा यहीं से ली गई है। परंतु आप याद रखिएगा यही DPSP है जो आयरलैंड से लिया गया है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ से।
आगे अगर हम बात करते हैं और भी चर्चा हम देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया? जापान से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से लिया गया है आप लोगों से अनुच्छेद की प्रस्तावना। जापान बेसिकली अगर हम बात करें ना, कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियाँ ली गई है, अनुच्छेद की व्यवस्था की बात की गई है, अनुच्छेद वगैरह की व्यवस्था के बारे में बात की गई है जापान से, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि जापान कैसे याद रखोगे आप? जापान कैसे याद रखोगे? ट्रिक बता दो कोई। जापान खा। अच्छा ऐसे बना, हाँ ये भी बना सकते हो, जापान। तो जापान, तो भाई जापान, जापान खा भाई, कानून के द्वारा मतलब अनुच्छेद की व्यवस्था कर दी गई है या अनुच्छेद का प्रस्तावना बना दी गई, मतलब ऐसे आप याद कर लीजिए। जा प्रस्तुत कर। हाँ जा प्रस्तुत कर, ऐसे भी कर सकते हो जापान में, जा प्रस्तुत कर, ये भी ट्रिक। देखो ऐसे में जो भी आप चाहे तो बना सकते हैं ना, आपको याद होना चाहिए बस केवल। तो जापान अनुच्छेद की प्रस्तावना से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्रस्तावना है, समवर्ती सूची है, शक्ति विभाजन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक भी है, प्रस्तावना की भाषा भी है ना। तो प्रस्तावना की भाषा था, मैंने पहले ही बता चुका था आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है समवर्ती सूची। अब बताइए आप लोग, आप मैप बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे बसा होता है और वर्ल्ड का मैप कुछ ऐसे बना होता है साइड में, है ना। सही है गलत? सही है। हाँ सर। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जैसे महाद्वीपों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे अलग महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया एक, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसी महाद्वीप के समीप नहीं है ना, अलग है, दूर है ना, तो समीप नहीं है, तो इसलिए समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। आगे अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पे दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब दक्षिण अफ्रीका में आपको बता दूं, ये संशोधन पूछा जाता है। अफ्रीका में एक शब्द दिख रहा है फ्री, और जब संशोधन तभी होगा भाई जब कोई व्यक्ति फ्री बैठा रहेगा। आप यही सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो फ्री बैठा है, अब फ्री बैठा है जिसका मतलब वहाँ पे संशोधन करेगा। अभी आप लोग फ्री बैठ जाते हो तो रील और स्टोरीज वगैरह देखना शुरू करते हो, तो फ्री बैठे हो तो कुछ ना कुछ संशोधन ही तो कर रहे हो। बाय द वे कोई वीडियो मिल जाती है यूनिक, तो उसको रुक के देखने लगते हो, तो संशोधन कर दिया आपने। इस तरीके से आप इसको जो है ट्रिक बना के याद रख सकते हो। उसके बाद आपका है फ्रांस में गणतंत्रात्मक ढांचा है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व के आदर्श है। बात है फ्रांस की। फ्रांस में आपको बताऊं, फ्रांस एक ऐसा मतलब यहाँ भी एक ऐसा शब्द लिए गए, जिसे आप ये ट्रिक बना लीजिए फ्रांस का, कि भी फ्रांस की जो क्रांति हुई वो क्रांति बड़ी यादगार रही। या तो ऐसा ट्रिक बना लीजिए जहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई, समता, बंधुत्व की बात किया गया, और उसके बाद गणतंत्र की बात की गई। या फ्रांस में ऐसे कर लीजिए कि 3 शब्दों में फंस गए आप। फ्रांस भी 3 शब्दों से बना है, फा है, फिर रा है, फिर, हालांकि इसमें 4 शब्द हैं अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, एक एक वर्तनी को हटाएंगे तो, लेकिन आप ऐसे में सोचे कि ये 3 शब्द हैं और 3 अक्षर से बना है, और इसलिए ये 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व के बारे में बात किया गया है। बस ऐसे आप इसको सोच सकते हैं कि फ्रांस, या तो 3 शब्दों में कोई व्यक्ति फंस गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जर्मनी। अगर हम बात करें तो आपातकालीन उपबंध है, तो जर्मनी यानी जहाँ कहीं मनी अगर जम जाए, मनी जम जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपात की स्थिति आ जाएगी। मनी अगर जम गई तो आपात की स्थिति आ जाएगी। ये सारे के सारे जो स्रोत थे ये इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कोई भी इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत के संविधान की विशेषताएं चल रही हैं आप सबके सामने। विशेषताओं में एक कठोर और लचीलापन का संविधान भी होता है। यह भी याद रखिए, कहीं अगर हम देखते हैं हमारा जो भारत का संविधान है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समझो एक प्रकार से। कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। अच्छा, कठोर और लचीला कैसे आप कह सकते हैं, जरा आप मुझे बताना चाहेंगे? कानून है, दंड प्रणाली है तो कठोर हो गया, और उसमें संशोधन भी हो सकता है तो लचीलापन। आप देखो, अगर हम बात करें संविधान, मृत्यु दंड तक जितना है। हाँ,
आप कठोर में मेजोरिटी ज्यादा लगती है, लचीलापन में नहीं लगती। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप मेरी बात को समझ लीजिए। एग्जाम में जैसे प्रश्न के ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, ना अधिक कठोर ना अधिक लचीला, बात वही हुई। कठोर और लचीलापन की बात वही है, ना अधिक कठोर ना अधिक लचीला। मतलब संविधान ना तो अधिक कठोर होने चाहिए और ना ही अधिक लचीले होने चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे अत्यंत आवश्यक होने पर तुरंत संशोधन भी कर देना चाहिए। यही कारण है कि इसमें लचीलापन भी है। तो ये एक आपकी विशेषता बन जाएगी। इसके अंतर्गत देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के जो है साधारण बहुमत की द्वारा बात भी की गई है। इसमें अनुच्छेदों पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग कोई भी अनुच्छेद याद मत करिए, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद दिए गए, ये बेसिकली क्या है, विशेषताएं हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया है। पीडीएफ आपको दे दूंगा, अगर देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करें, इसमें तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत है, ठीक है। संविधान का भाग 3 में बात करें, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले आएंगे, और 4 में बात करेंगे तो डीपीएस भी आएगा, जहाँ पे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत जो है कठोर और लचीला के अंतर्गत बात की गई। थर्ड पॉइंट को बताया गया कि संघ और राज्यों की सहमति से भी बात की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें भी आर्टिकल्स हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी मैं चर्चा करूंगा इस पर। आगे अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये आपकी एक विशेषता है, और ये बात भली भांति तरीके से आपको मालूम होगा। भाई आपको अभी मैंने प्रस्तावना में बताया था, प्रस्तावना में अगर हम चर्चा करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। आप में से किसी को मालूम है प्रभुत्व क्या चीज़ होगा, इसका मीनिंग क्या बनेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको आप लोग सभी लोग बोलते हैं संप्रभुता, इसका मतलब क्या बनेगा? संप्रभुता का मतलब मैं बता देता हूँ, अब सुन लीजिए। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का ये डोमिनियन है। भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और अपने मामले आंतरिक और बाहरी का निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। यही तो कारण है कि भारत के उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। याद रखिएगा आप लोग इसे भी। बात करते हैं उसके बाद लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ये भी लोकतांत्रात्मक गणराज्य भी बेसिकली यूज किया गया है उस उद्देशिका में हमारे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, और राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से। और भारतीय संविधान के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसी कारण से मैं आपको बताऊं कि लोकतांत्रिक गणराज्य भी आपकी भारतीय संविधान की विशेषता बन जाएगी। बात करें अगर हम लोग सरकार का संसदीय रूप, तो सरकार का संसदीय रूप तो है ही भाई, जाहिर सी बात, क्योंकि संशोधन का पाठ करता है ये, ठीक है, ये आपको मालूम है। बात करते हैं विशेषताओं में, यहाँ पे प्रणाली है वास्तविक नाम मात्र, कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा और विधानसभा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है भारत के अंतर्गत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात भी करें तो इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है, आपका इसी में आ जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह आप लोगों के लिए प्रश्न बन सकता है, जो 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है, कि भाई कब इसको किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सबके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि वर्ष को आप ध्यान रखिएगा। एकीकृत न्याय व्यवस्था की बात करें तो ये भी हमारे भारत की संविधान की विशेषता के रूप में जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से। आगे अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, आपको अच्छे से मालूम है मौलिक अधिकार हमारे टोटल 6 हैं। पहले 7 थे जिसको एक निरसन कर दिया गया, संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया। आपको अगर हम बात करें तो तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अभी हम भाग पर चर्चा करेंगे। और एक है आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला था, याद है किसी को? आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 को किसने बोला था आत्मा?
नेहरू जी ने। पंडित पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भी चर्चा की गई है। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? मौलिक अधिकार कितने हैं? वो छह हैं सर। संपत्ति सॉरी, के अधिकार मौलिक मौलिक यहाँ कर्तव्य, वर्टिकल बना दिया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 11 11 मुझे पता नहीं सर। 11 है भाई, 11 है, 11। ठीक है, ये हाँ 11 है, जो जोड़ा गया है एक ना 42 संविधान के संशोधन के अकॉर्डिंग अंतर्गत जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आओ देखिए आगे बढ़िए, अभी चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य है आपका, ये भली भांति तरीके से मालूम होगा। एकल नागरिकता है, ये भी पता होगा। राज्य के नीति सिद्धांत, ये भी मालूम है आपको। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे अभी हम लोग। त्रिस्तरीय सरकार की बात करें, त्रिस्तरीय सरकार भी भारतीय संविधान को विशेषता बताती है। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान की विशेषता बताती है। संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था का समन्वय, ये भी विशेषता बताती है। ठीक है, ये लक्षण है आपके, देख सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था का, संविधान का सर्वोच्चता, और फिर उसके बाद शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च सदन और राज्यसभा साधन होना, ये बताया गया। सर ये त्रिस्तरीय में ये राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा नहीं, त्रिस्तरीय सदन कौन बताएगा भाई? सर लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और हाँ, ये आपका त्रिस्तरीय। हाँ, 2 स्तरीय की अगर हम बात करते हैं, एक केंद्र का रहेगा, एक राज्य का रहेगा, और एक जो बन जाएगा आपका पंचायती वाला बन जाएगा, पंचायती वाला। ठीक है, त्रिस्तरीय सदन। ठीक है, तो ये आपका एक 20 वाला हो जाएगा। 20 वाले में अगर 19 पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये आपकी एक विशेषता हो जाएगी, आपातकाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 लाइन। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब युद्ध और आक्रमण और सशक्त विद्रोह में पैदा हुए राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था होती है, वो अनुच्छेद 342 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों अनुच्छेद हैं, इसको आप रट्टा मान लीजिए। 352 352। सर ये जर्मनी से लिया है ना आपातकालों को बंद? हाँ, जर्मनी से। राज्यों में आपातकाल की बात अगर हम करते हैं तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता बताई गई है अनुच्छेद 356 में, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता अनुच्छेद 365 में। तब जब राज्य की संवैधानिक की बात होती है, असफलता वगैरह की बात होती है, निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता का, तो 365 को लगाइएगा, 365। और वित्तीय की बात अगर हम लोग करेंगे, किसकी बात? वित्तीय की बात करेंगे तो भारत में जब आर्थिक या फाइनेंशियल स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से संकट आता है कोई, तो वहाँ पे आपात लगता है 360। तो ये इंदिरा गांधी ने कौन सा अनुच्छेद लगाया था? इंदिरा गांधी ने कौन सा अनुच्छेद लगाया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपका पहला वाला आ जाएगा यहाँ पे, 352 वाला। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। फिर हम लक्षण की बात करेंगे, तो लक्षण जो है लिखित और विशाल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, लिखित और विशाल है संविधान का, ये तो जानते ही हैं आप लोग। किसी को क्या बताऊं, टाइम वो बर्बाद होगा हम लोगों को ज़्यादा, है ना। अनुच्छेद को अगर मूल रूप से बात किया जाए तो ये बात की जा रही है इसमें, ये सारी चीज़ों। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं राज्य के प्रशासन संबंधी उपबंध की बात है। फिर संविधान के प्रशासनिक मामलों के बारे में भी विस्तार से उपबंध की बात की गई है। भारत शासन अधिनियम 1955 की बात भी की गई है। ठीक है, 1935, ठीक है, अंगीकृत के रूप में बात की गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा करने से पक्ष में यह तर्क दिया था कि भारत के लोग जो विद्यमान प्रणाली से परिचित हो। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो शासन प्रणाली, ये सारे लक्षण है। लक्षण तो बहुत सरल है, आप ऐसे ही कर लोगे, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। ये देखो संशोधन है, पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, सभी संशोधन को मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। ठीक है, आप लोग PDF में देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट वाला बता देता हूँ कौन कौन सा संशोधन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक आपका आता है 42वां संविधान संशोधन, जो इसमें दिया ही नहीं है। ये रहा दिया गया है 1966। एक इसको नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा 1978 में हुआ है ये। ठीक है, और इसमें भी अगर हम बात करें तो केवल संपत्ति के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ये वाला याद रखिएगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है सर ये क्वेश्चन आया था संपत्ति के अधिकार वाला।
हाँ अब बता रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप उसके ध्यान 54 है ना सर, वो संपत्ति वाला, जी। संपत्ति वाला 54 हुआ अधिकार हुआ है 40 ना सर? 44 44 ठीक है। और इसमें ग्राम वाला कौन सा है सर? जी ग्राम पंचायत वाला सर? यहाँ पे देखिए, हाँ पंचायती राज वाला। यहाँ स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर लीजिए आप। 73 संविधान संशोधन 1992 का और 74वां संविधान संशोधन 1992 का, ये है 11वें अनुसूची में जोड़कर जो है संपूर्ण देश की पंचायती राज की स्थापना प्रावधान का ये रहा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और 12वें अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन प्रणाली को लेकर संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लेकर ये 73वां रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 74वां सर, ये 74वां है ना? ये 74वां बोल रहा हूँ, 74। और ग्राम पंचायत वाला? ये तो ऊपर है आपके, देखिए ना, आप देख नहीं रहे हो, 73वां है ये, 73वां है। निशान लगाए तो दिख हाँ नहीं रहा। हाँ। और उसके बाद आप देखिए और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा 92 संविधान संशोधन, ये देखो बेसिकली ना 4 भाषा जो जोड़ी गई थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। कुल टोटल भाषाएं कितनी जानते होंगे, कुल टोटल भाषा कितनी है? 22। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, जो 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। 14 भाषाएं जो थी संविधान में शामिल थी पहले से। 21वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो सिंधी भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया था। जब 71वां हुआ तो कोड़की भाषा, मणिपुर भाषा और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, है कि नहीं। और फिर उसके बाद 1992 में ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे जो सामने, सॉरी 1992 वाला कहाँ गया, नीचे था ना, नहीं 1992 में भी जोड़ा गया था, ठीक है, 1992 में भी जोड़ा गया था। और जब 92 वाला जो था वो अभी हाल में 2004 में जोड़ा गया था, 2004-3 कर लीजिएगा, 2004-3 कर लीजिएगा। उसमें बेसिकली बोडो भाषा जोड़ी गई थी, डोगरी जोड़ी गई थी और मैथिली जोड़ी गई थी और संथाली। इसका ट्रिक बना सकते हो, ट्रिक इसको कौन कौन से, जैसे बोडमास जानते हो ना, बोडमास कितने लोग जानते हो? बोडमास, हाँ बोडोमास। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बी से तो बोडो हो जाएगी भाषा, और ओ साइलेंट कर लेना। डी से जो होगी डोगरी भाषा हो जाएगी, एम से जो होगी मैथिली भाषा हो जाएगी, एम ए से मैथिली भाषा हो जाएगी, एस से आपकी संथाली भाषा हो जाएगी। तो बोडमास याद रखिएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ये है ना, ठीक है। बोलिए ये भाषा। उसके बाद आपको याद रख लीजिएगा आप सभी लोग एक और चीज़ यहाँ पर, एक जीएसटी का कहाँ गया भाई, जीएसटी देखो कहीं पे लिखा है, लिखा है ये 115वां, 101 भी है, अच्छा जीएसटी बिल का प्रावधान, हाँ 101 कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 101 वाला कर लीजिए, ठीक है। इतना आप याद रखिए। महिला आरक्षण की बात अगर करना चाहते हैं तो आप 109 वाला संविधान संशोधन कर लीजिए, बस ये याद, इतना बस संशोधन याद रख के जाइएगा बस, बाकी इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वही चीज़ है जो एग्जाम में मैंने देखा है पेपर कराते समय ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। स्माइल आ रही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना।